नमस्कार, वंदे भारत में का स्वागत है। मैं हूँ आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके साथ करें साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इसकी प्रमुख टॉप लाइंस का वंदे भारत में। सबसे पहले हम बात करेंगे विमेन फ्रेंडली विलेज को लेकर कि कैसे ये मुहिम अब अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए हितैषी साबित हो रही है पंचायत लेवल पर। इसके बारे में विस्तार से करेंगे बातचीत और फिर आपको लिए चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून, जहां बात होगी सहस्त्रधारा को लेकर कि कैसे ये पर्यटकों के लिए गुलजार है और ये विशेष आकर्षण किस तरह से जो उत्तराखंड है उसके विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है। फिर बात होगी गुजरात की कि जो पावागढ़ शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के कारणवश और किस तरह से अब जो श्रद्धालुगण हैं, जो भक्तगण हैं, उनके लिए और सुलभ और सुगम सुविधाएं कर दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां बात करेंगे हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। तो बात तेलंगाना की, जहां के संगारेड्डी जिले का जो फसलवाड़ी गांव है वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभर रहा है। वजह यह है कि गांव की करीबन 85% महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदारी निभा रही हैं। केंद्र सरकार ने गांव को विमेन फ्रेंडली विलेज घोषित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस पुरस्कार के तहत गांव को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। देखिए रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संगारेड्डी मंडल के पसलवाड़ी गांव को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। गांव के महिला समूहों ने आर्थिक स्वावलंबन की बदौलत उद्यमिता की दिशा में नई पहचान बनाई है। देश भर के गांवों के सर्वेक्षण के बाद केंद्र सरकार की टीम ने पसलवाड़ी को वुमेन फ्रेंडली विलेज के रूप में चुना और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया। गांव में हर शुक्रवार महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के जरिए महिलाओं को बैंक लिंकेज, लोन, बीमा और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। गांव में महिला समूहों की रिकवरी प्रतिशत लगभग 100% है और महिलाओं को स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई, छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस गांव की कुल आबादी 2844 है, जिसमें 1410 महिलाएं और 1434 पुरुष हैं। यहाँ 2 ग्राम संगठन कार्यरत हैं और 946 सदस्यों के साथ 91 स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 49 समूहों को 3 करोड़ 13 लाख रुपए के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। स्त्री निधि योजना, न्यू एंटरप्राइजेस योजना और ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला समूहों के जरिए स्कूल यूनिफॉर्म, सिलाई, किशोरी बालिकाओं के विकास और महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांव को राष्ट्रीय स्तर पर मिला वुमेन फ्रेंडली विलेज सम्मान सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात है। महिला समूह से जुड़ने के बाद ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनी हूँ। पहले बाहर जाकर काम करने और लोगों से बातचीत करने में झिझक होती थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है। महिला समूहों के माध्यम से महिलाएं किराना दुकान, सिलाई, ब्यूटी पार्लर और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव में बाल विवाह रोकथाम, किशोरी बालिकाओं की शिक्षा और महिला जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पसलवाड़ी गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा और पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शिवशंकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सबसे अच्छी बात क्या है वो ये कि विमेन फ्रेंडली विलेज जो है ये महिला हितैषी ग्राम पंचायत में जो सतत विकास के लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के अंतर्गत विकसित एक विशेष अवधारणा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य शिक्षा और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें उनकी एक समान भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यानी कि जब हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए। इसमें भी ये जो विमेन
फ्रेंडली विलेज है वो अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का तो जिक्र हमने किया ही, साथ ही स्वास्थ्य और पोषण के लिहाज से भी ये मुहिम कहीं ना कहीं बहुत ही युगांतकारी साबित हो रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर तेलंगाना से सुरेखा जुड़ गई हैं। सुरेखा, जिस तरह से ये मुहिम चलाई गई है और ऐसे में ये जो गांव है ये एक उदाहरण बनकर सामने आया कि कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें समान अधिकार दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इसीलिए कह सकते हैं कि जिस तरह से हम बात करते हैं समान भागीदारी की, और ये सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल लाइफ में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो है इस गांव का अगर आप देखेंगे तो महिला और पुरुष के बीच में भी जो बराबर जो रेशियो है वो भी दिख रहा है। और ये सिर्फ इस बात के लिए ही नहीं कि महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर, क्योंकि जाहिर तौर पर जब वो अपने घर में आर्थिक तौर पर कुछ भी अपनी तरफ से भागीदारी किसी भी तरह से देती है तो कहीं ना कहीं समाज में भी उनके लिए वो जो इज्जत या फिर जो हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। और यही बात है जिसको लेकर गांव के लोगों ने भी समझा है। और जैसे कहते हैं कि कदम से कदम मिलाते हुए महिलाओं ने भी आगे बढ़ने का जो काम है उससे आगे आए हैं। और सारी जिस तरीके से गांव की महिलाएं अक्सर हफ्ते में एक बार मिलना और बात करना कि किस तरीके से हम जो है और क्या काम कर सकते हैं, जो पैसा जितना भी सरकार की तरफ से आ रहा है उसको किस तरीके से हम लोग उपयोग करके, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है जो महिलाओं ने कही, और ये सिर्फ महिलाओं की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि राज्य सरकार की जो मंत्री है, महिला मंत्री, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को अगर किसी तरह का कोई पैसे का ऋण हो या फिर इस तरीके से जो है मदद मिलती है तो उसको समय पर चुकाने का काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो महिलाएं कर सकती है वो पुरुषों में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, उसको और ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो सुरेखा इसलिए भी है कि महिलाएं घर का बजट बनाती हैं, दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जब प्लानिंग करने की बात आती है। अच्छा, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर करीबन 85% महिलाएं जो हैं वो यहाँ से निकली हैं, उनका रोल कितना अहम है? जी देखिए, शुरुआत में जब खासकर गांव में जब महिलाओं से बात करनी हो या फिर जब बात महिलाओं की आती है तो उनके घर वालों से भी बात करनी होती है, तो ये सारी चीजें समझाना और उनको बताना कि कितना ज्यादा उनके लिए भी, उनके परिवार को आगे बढ़ने के लिए और उनके परिवार के ग्रोथ के लिए, यहाँ पर सिर्फ हम महिलाओं की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अगर महिलाएं पढ़ती हैं, अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा परिवार एक तरीके से जो है वो और ज्यादा कह सकते हैं कि उज्जवल होगा और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा, बच्चों का, बड़ों का, सबको लेकर आगे बढ़ती है। तो ये समझाने वाला काम जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं समझाने में, जाहिर तौर पर जब शुरुआत में जब काम होता है तो दिक्कत सामने आती है, लेकिन जब धीरे धीरे जब पूरा गांव या फिर 10 से 20, 20 से 30 जब ये आंकड़ा बढ़ता है तो जाहिर तौर पर जो है ये काम करने का जो, या इन लोगों को मनाकर और इन लोगों के स्कीम्स के बारे में समझाने का जो काम है, ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाई जाती है, जिसके बाद जो है इन महिलाओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्वास दिलाना, उनके परिवार को विश्वास दिलाना कि कितना महत्वपूर्ण है आज की तारीख में महिलाओं को भी वही समान हक देना और वही समान अपॉर्चुनिटीज, जो हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये देने वाली जो बात है, इस पर काम करने का जो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप जो है वो इन लोगों के द्वारा लिया जाता है। और उसके बाद उस हौसले से, उस हाथ से जो है आगे बढ़कर महिलाएं जो है इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो जाहिर तौर पर पूरे देश में सभी जो है इसका कहीं ना कहीं सभी स्वागत भी कर रहे हैं। और जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इसमें नए आयाम जुड़ते हुए नजर आते हैं। अब ये खाली पापड़ या अचार बनाने तक सीमित नहीं है, इसमें हम ड्रोन दीदी की बात करें, कुछ ऐसे अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज भी हैं, और कहीं ना कहीं ये वुमेनिज्म और फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं मिथ के तौर पर तोड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो है महिलाओं को घर के काम या फिर जो घर का जो रसोई का काम है या फिर उससे जुड़े हुए काम सिर्फ वहां तक सीमित रखना नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब सरकार इस तरह की कोई प्रणाली बनाती है या फिर इस तरीके से कोई मदद की बात करती है तो जाहिर तौर पर उनको और कौन से वो स्पेक्ट्रम्स हैं जहां पर उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि ड्रोन दीदी की बात की जाती है, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, तो ये इन सारी चीजों में भी पुरुषों से बिल्कुल लगकर उनसे कह सकते हैं कि बराबरी करते हुए वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इन सारी चीजों पर भी, इन स्कोप्स पर भी जो है विचार करना और उनको
एक तरीके से कह सकते हैं, जो हम कहते हैं कि उनको विश्वास और ढांढस बताते हुए उनके कंधे पर अगर एक हाथ अगर आगे बढ़े तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है, यही बता रहा है और ये गांव यही दर्शा रहा है। तो जाहिर तौर पर जी। हम कह सकते हैं कि कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में। बहुत से गांव होंगे जो इस कंपटीशन में जी। आगे आएंगे और मुझे लगता है कि अगले साल के लिए जब ये चुना जाना होगा कि कौन सा सबसे अच्छा गांव है, उसमें कंपटीशन थोड़ा और टफ हो ज्यादा बढ़ेगा जाएगा। और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, और वो जो प्रतिस्पर्धी सोच है वो ही एक नए युगांतकारी उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आती है। और साफ तौर पर एक महिला सशक्त होती है, आर्थिक तौर पर उसे आप आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो आप पूरे घर को कहीं ना कहीं खुशी प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वंदे भारत में वक्त की छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आपको लेकर चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी। हाँ? नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे और बात करते हैं अब सहस्त्रधारा की कि किस तरह से ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरने वाला उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा एक बार फिर पर्यटकों की मुस्कान बन गया। प्राकृतिक झरनों वाला ये पर्यटन स्थल साल 2025 की भीषण आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन मात्र 6 महीनों के प्रयास में एक बार फिर अगर देखा जाए तो सहस्त्रधारा जो है वो पर्यटकों से गुलजार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा सहस्त्रधारा प्रकृति की अनुपम छटा का प्रतीक है। हिमालय की तलहटी में बसे इस स्थल पर सैकड़ों धाराएं चट्टानों को चीरती हुई झरनों के रूप में सभी को आकर्षित करती हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं मन को अनूठी शांति देती हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों सैलानी सहस्त्रधारा की ओर खिंचे चले आते हैं। हरी भरी वादियों में बसा सहस्त्रधारा अब फिर से पर्यटकों की मुस्कान बन गया है। साल 2025 की भीषण आपदा ने इस खूबसूरत जगह को क्षति पहुंचाई थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों ने इसे नई जान दे दी। आज सहस्त्रधारा न सिर्फ फिर से संवर गया है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और जीवंत हो गया है। यहाँ काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब मैं जो सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज सनी डे है तो सूरज अच्छा होने के कारण ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप ये लगा लो कि मैं तो सबको ही कहूँगा भाई सहस्त्रधारा हो, देहरादून आओ, बहुत पीसफुल जगह है। और स्पेशली दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली वाले जो है ना वो आप लगा लो बिल्कुल यहाँ से 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं जब से एक्सप्रेस वे बना है। और एक्सप्रेस वे के कारण आप ये लगा लो यहाँ टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा। जैसे मैं भी जो आया हूँ ना, मेरा रीज़न भी आने का है एक्सप्रेस वे, क्योंकि मैं 2.5 घंटे में पहुँच गया अपनी एक्टिवा पे। सहस्त्रधारा का माहौल इस टाइम बहुत बढ़िया है, पानी बहुत ठंडा है, मौसम की वजह से इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। इस टाइम मौसम काफ़ी दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, पर इस टाइम बहुत अच्छा है, पानी में बहुत मज़ा आ रहा है। पहाड़ों के बीच घिरा यह स्थान मानव प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। यहाँ से बहता गंधक युक्त पानी अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद और लोक मान्यताओं के अनुसार यह पानी त्वचा संबंधी कई रोगों में राहत पहुंचाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद सहस्त्रधारा की यात्रा और भी आसान हो गई है। अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों से लोग
वीकेंड पर यहाँ पहुँचने लगे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोग ठंडी और राहत भरी जगह ढूंढते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के पास स्थित सहस्त्रधारा में। आप मेरे पीछे झरने को भी देख सकते हैं, बहुत ठंडा इसमें पानी आता है और इस जगह में कई सारी धाराएं बहती हैं, इसलिए इसको सहस्त्रधारा कहते हैं। कुछ पर्यटक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। मैडम क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, सहस्त्रधारा कैसा आपको लगा? देखिए, हम यूपी से आए हैं, मुजफ्फरनगर से, और हमें सहस्त्रधारा बहुत पसंद है। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और मेरा नाम पुलक शेख है और मैं जब भी आती हूँ यहाँ के हर साल वेकेशंस में एंजॉय करती हूँ। आई लाइक इट। गर्मियों में इस जगह में आना कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए? मुझे तो नहाना बहुत पसंद है। मैं तो जब भी आता हूँ तो देहरादून तो भी आता हूँ सहस्त्रधारा। चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और ठीक उसके सामने आप छोटी छोटी दुकानें देख रहे होंगे जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जो लोग पानी में जाने के लिए अपने लिए कपड़े लेकर नहीं आते तो यहाँ पे कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। सहस्त्रधारा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां देहरादून और ऋषिकेश आने वाले पर्यटक घूमने जरूर आते हैं। इस जगह को लेकर पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहां तपस्या की थी, लेकिन 15 सितंबर की आपदा ने यहां 29 दुकानों और कई रेस्टोरेंट सहित होटलों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन 6 महीने बाद सहस्त्रधारा फिर से पुराने रूप में लौट आया है और सैलानियों की भारी तादाद देखकर यहाँ के व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि अगर 2 महीने भी सही से कारोबार हो गया तो साल भर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा। सहस्त्रधारा गर्मी के मौसम में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे पानी के कारण दूर दूर से आए हुए लोगों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब बस जरूरत है तो जगह की मर्यादा को बनाए रखने की और यहाँ पे साफ सफाई को बनाए रखने की, ताकि आगे चलकर भी ये जगह जो अपने ठंडे पानी के लिए जानी जाती है और गर्मी में राहत देने के लिए जानी जाती है, वो मर्यादा इसकी बनी रहे और आगे चलकर भी जो पर्यटक हैं वो जमकर इस पानी में, सहस्त्रधारा में एंजॉय कर सके। अपने सहयोगी मनोज बखेड़ा के साथ मेरे प्रतिबंध, डीडी न्यूज़, उत्तराखंड। तो सहस्त्रधारा अपने आप में प्राकृतिक आश्चर्य से ओतप्रोत है। वजह ये कि किस तरह से सल्फर युक्त जो औषधीय जल है वो यहाँ से निकलता है। वहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं भी मौजूद हैं और इसे, जिस तरह से इसका नाम है, इसे हज़ारों झरनों वाला झरना भी कहा जाता है। और जिस तरह से हमने वहाँ पर पर्यटक देखे जो इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए नजर आए, तो एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी सहस्त्रधारा है। इस पर और बात करने के लिए रेनू उप्रेती इस वक्त देहरादून से जुड़ गई हैं। रेनू, खास तौर पर जब से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है उसके बाद से सहस्त्रधारा में जो पर्यटक हैं उनका आना और सुगम और सुलभ हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, गर्मियों के मौसम में अगर आप देहरादून आए, अगर आप सहस्त्रधारा नहीं गए तो फिर आपने देहरादून की खूबसूरत जगह को मिस कर दिया है। और सहस्त्रधारा उन्हीं में से खूबसूरत जगह है जहाँ पे बहुत सारी धाराएं बहती हैं। स्पेशली यहाँ पे गंधक का पानी बहता है जो त्वचा के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बेहतरीन परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। और जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है तब से तो ये दिल्ली, हरियाणा, जो अन्य उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य हैं, वहाँ के लोगों के लिए मात्र 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच के उस जगह में जाना और भी आसान हो गया है। क्योंकि जब हमने वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो वहाँ पे जितने भी हमें जो टूरिस्ट मिले थे जो वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, उसमें अधिकांश जो थे वो दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, नोएडा से आए हुए थे और बहुत खुश थे। क्योंकि अगर 2 से 2.5 घंटे की दूरी में आपको एक ऐसा पिकनिक स्पॉट, वो भी गर्मी के मौसम में मिलता है, जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता हो, ठंडा ठंडा पानी हो और जो बहुत औषधि गुणों से युक्त हो, तो फिर क्या ही कहना। तो जितने पर्यटक हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के बनने के बाद से सहस्त्रधारा जगह में आना, वहाँ पे गर्मियों के मौसम में एंजॉय करना, ना सिर्फ एंजॉय करना बल्कि जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको निहारना। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य का एक ऐतिहासिक वो स्थल भी है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, उनका मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। कि उसके बगल में बहुत सारी धाराएं बहती है एक झरने के रूप में पहाड़ी से, जहाँ से होकर फिर ये पानी जाता है। और गर्मियों के मौसम में अगर हम आपको एक जानकारी यहाँ पे दें तो साल 2025 में, यानी कि कुछ महीने पहले, सितंबर में वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ गई थी। भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और पूरा 25 किलोमीटर का जो पिकनिक स्पॉट है वो तहस नहस हो गया था। ठीक 5 किलोमीटर ऊपर काली घाट में जब ये भारी बरसात हुई तो तहस नहस हुआ था सहस्त्रधारा। लेकिन कुछ ही महीनों में आप देखेंगे सरकार का, प्रशासन का काम इतना अद्भुत हुआ है वहाँ पे कि फिर से वहाँ पे रौनक लौट आई है। ऐसा माना जा रहा था कि अब शायद इसकी तस्वीर फिर से लौट के आएगी, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में जब हम गए तो हमने देखा कि बहुत खूबसूरती से उसे फिर से संवार दिया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि अब अगर बरसात होती है तो उतना नुकसान नहीं देखा जाएगा। तो प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग वहाँ पे किया, पूरे काम किए कि फिर से जो रौनक लौट आई है पर्यटकों की, वो बहुत ही गुलजार
रोजगार है। इसके साथ एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की जो आप बात कह रहे हैं, तो सिर्फ दूर दूर के राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी सहस्त्रधारा काफी नजदीक हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो 2025 की आपदा के बाद अब हम देखें तो सहस्त्रधारा एक बार फिर जो पर्यटक हैं उनसे गुलजार होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे 51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ के बारे में। आप जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आगे और बात करते हैं पावागढ़ की, जो गुजरात की अगर हम बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध पावागढ़ शक्तिपीठ महाकाली मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक शानदार सौगात अब मिल रही है। पावागढ़ के माचिक क्षेत्र में नवनिर्मित हाईटेक मल्टी लेवल पार्किंग शुरू कर दी गई, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी वर्षों पुरानी पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या का एक सटीक समाधान अब मिल गया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ शक्तिपीठ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार और पावागढ़ मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से बीती 1 मई को पार्किंग सुविधा की शुरुआत हो गई है। शक्तिपीठ पावागढ़ के कायाकल्प प्रोजेक्ट के तहत श्रद्धालुओं को बेहतर और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कायाकल्प परियोजना के तहत सड़क, पार्किंग, यात्रा सुविधा केंद्र और अन्य आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। तापा मूकवी पड़ती थी, पत्थर तकलीफों पड़ती, टायर ने नुकसान થતું હતું। અત્યારે સેફ જગા સારી છે, વ્યવસ્થા બહુ સારી લાગી। પબ્લિક એનાથી વધ્યું છે, સરસ છે, સુવિધા સારી થઈ છે। ધીરે ધીરે હજુ કામ થોડુંક ચાલુ છે, થઈ જશે, બસ સ્ટેન્ડ બનશે એટલે પબ્લિકની અવરજવર રહેશે। इस अत्याधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग में एक साथ 500 से 650 से अधिक वाहनों को पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पार्किंग में सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम से वाहनों की आवाजाही आसान हो गई है। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध थवाथी जे रविवार છે તહેવારના દિવસો છે એ સમય દરમિયાન એ ગાડીઓ જે 33 માં પાર્કિંગ કરાવવામાં આવતી હતી હવેથી તે માચી સુધી યાત્રિકો લઈને આવી શકશે। पावागढ़ में खासकर वीकेंड, छुट्टियों और त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में माची इलाके और मुख्य मार्ग पर घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। कई बार श्रद्धालुओं को वाहन पार्क करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मल्टी लेवल पार्किंग शुरू होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। व्हीकल पार्क થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે। 4 વ્હીલર અને 2 વ્હીલર માટે બંને માટે અલગ અલગ જગ્યા ડેઝિગ્નેટેડ કરેલી છે અને ત્યાંના લોકલ વેપારીઓને પણ પાર્કિંગમાં ફાયદો થાય, સલામત પાર્કિંગ મળી રહે, બરાબર, અને ટ્રાફિકની સમસ્યાનું વ્યવસ્થિત મેનેજમેન્ટ થાય તે માટે આ પાર્કિંગ મહત્વનો ભાગ ભજવશે। गुजरात सरकार पावागढ़ को आध्यात्मिक और पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि इस नई सुविधा से पावागढ़ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का सफर अब पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आस्था के शिखर का शाश्वत सत्य माना जाता है पावागढ़ शक्तिपीठ को, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ महर्षि विश्वामित्र ने माँ काली की आराधना की थी। हालांकि शक्तिपीठ का
जो पुनर्निर्माण है वो 2 चरणों में किया गया और नवरात्र में यहाँ जो मेला लगता है उसकी वजह से जो श्रद्धालुगण हैं, जो भक्तगण हैं, उनका तांता लगा रहता है। तो आस्था के शिखर के इस पावागढ़ में अब पार्किंग की सुविधा होने से और भी ज़्यादा श्रद्धालुगण यहाँ माँ की उपासना के लिए आते रहेंगे। तो आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और नई विकासात्मक खबरों से जो कि राज्यों से जुड़ी हुई होंगी। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।